आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे बात करी जा रही है ओलंपिक्स के बारे में। आपको पता है कि अभी टोक्यो ओलंपिक्स बीता है और भारत का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है पहले के मुकाबले। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो ये है कि क्या कभी भारत ओलंपिक की मेज़बानी करेगा, मतलब कि क्या कभी भारत के अंदर ओलंपिक्स होंगे 2036 या 2036 के आगे। यहाँ पे बात करी जा रही है। ओके, क्योंकि अभी आपको पता है जितने भी आगे होने वाले हैं इसके बाद वो सारे रिजर्व हो चुके हैं। जो बचे हुए हैं वो आपके 2036 और उसके आगे वाले जितने भी ईयर्स में ओलंपिक्स होंगे वो बचे हुए ईयर, मतलब कि उनका अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है कि कौन सा देश जो है उसे होस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में यही बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसा हो सकता है या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि भारत इस कंडीशन में है कि वो एक ओलंपिक ऑर्गेनाइज करवा सकता है, होस्ट करवा सकता है। सब कुछ आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, जैसे कि आईओसी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैच, उन्होंने ये कहा है कि काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो जो ओलंपिक्स है उसे होस्ट करें। और जो ईयर हैं जहाँ पे वो होस्ट करना चाहते हैं वो 2036, 2040 या फिर उसके आगे वाले हैं। और इसी के अंदर भारत का भी एक नाम आता है। मैं बता दूं आपको कि अभी जो आगे आने वाले 3 ओलंपिक्स हैं, एक जो पेरिस में 2024 का होने वाला है, लॉस एंजल्स में 2028 का होगा और ब्रिस्बेन में 2032 का होने वाला है। तो ये वाले तो कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इससे आगे जब होंगे 2032 के बाद 2036 के अंदर जो ओलंपिक्स होगा, क्या उसमें भारत को मौका मिल पाएगा। मैं बता दूं आपको, यहाँ पे कोई भी एक ओलंपिक या फिर इतना बड़ा इवेंट, एक मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट करवाने के लिए किसी भी एक कंट्री को काफ़ी बड़ा बजट रखना पड़ता है और उसे काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी के भी थ्रू जाना पड़ता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं यहाँ पे एक इवेंट होता है। ओलंपिक हो गया, एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, तो ये बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं अगर हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में बात करें। ओके दोस्तों, तो किसी भी कंट्री के पास इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो एक ओलंपिक ऑर्गेनाइज करवा सके और उसकी इकोनॉमी पे फ़र्क ना पड़े। क्योंकि मैं बता दूं आपको, यहाँ पे अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्हें पहले ओलंपिक करने का होस्ट बने वो, और उसके बाद उन्होंने विड्रॉ करवा लिया अपना नाम, क्योंकि उनकी ऐसी कंडीशन नहीं थी फाइनेंशियली कि वो किसी एक ओलंपिक को होस्ट करवा सकें। ओके दोस्तों, अब आगे और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और देखते हैं कि बैच ने क्या कहा था। बैच, थॉमस बैच, जो कि आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट हैं आईओसी के, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जो भी होस्ट करने वाला है इस इवेंट को, इस फ्लैगशिप इवेंट को, वो काफ़ी बढ़िया आप मान सकते हैं कि उस कंट्री को बहुत ज़्यादा स्टेबल रहना पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, जैसे कि इंडिया होगी, इंडोनेशिया होगी, जर्मनी होगी, कतार होगी। तो ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिखाया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जर्मनी ने ये भी कहा है कि वो काफ़ी सालों से वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी, मतलब आप मान सकते हैं कि मोर देन हाफ जो सेंचुरी है उससे ज़्यादा हो चुका है कि जर्मनी ने यहाँ पे होस्ट नहीं करा है। तो जर्मनी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, क्योंकि उसका ये मानना है कि काफ़ी साल हो गए उसने कोई एक बड़ा इवेंट जो है, ऐसा फ्लैगशिप इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ नहीं करवाया है। तो इसके लिए जर्मनी ने भी अपने, आप कह सकते हैं, खुद को आगे लाया है। आगे बात करते हैं कि कौन सी वो कंट्रीज जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो इस गेम को होस्ट करें। मैं बता दूं आपको कि 4 मेन कंट्रीज़ हैं। अगर हम लोग बैच की बात माने, थॉमस बैच के बारे में उनकी बात माने, तो एशिया के अंदर 3 हैं जिन्होंने आज तक पहले कभी भी ओलंपिक होस्ट नहीं करा है। और जर्मनी ने जो गेम होस्ट करा था उसको बहुत साल हो चुके हैं, मतलब 50 साल से ज़्यादा हो चुका है। ओके, इसके साथ साथ जो इंडिया ने, वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप यहाँ कह सकते हैं खुद को एक्सप्रेस करा था कि वो भी होस्ट करना चाहती है। और जो हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, आईओए, उन्होंने भी ये कहा था कि वो चाहती हैं कि वो एशियन गेम्स, यूथ ओलंपिक, समर ओलंपिक, ऐसे काफ़ी सारे जो गेम्स है इसे अपने आगे आने वाले डिकेड में ऑर्गेनाइज करवाए या फिर होस्ट करवाए। ओके, जो हमारे आईओए के सेक्रेटरी हैं जनरल राजीव मेहता, उन्होंने ये बोला है कि हाँ वो चाहते हैं, मतलब हमारी खुद की गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो इस तरीके के जो इवेंट्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करें। इसके साथ साथ जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने भी ये कहा है कि उनका ये एम है कि 2048 के अंदर कोई भी एक, ये बड़े जो फ्लैगशिप इवेंट्स होते हैं इनमें से कोई एक वो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाएं इंडिया के अंदर। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2048 में ही हमारा, आप कह सकते हैं, यहाँ पे सेंचुरी सेलिब्रेट करी जाएगी हमारे इंडिपेंडेंस की। तो इसी के तहत यहाँ पे हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे एक अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है।
आगे बताता हूँ मैं आपको, गल्फ़ स्टेट की बात करें तो कतार, आप लोग को पता है कि नेक्स्ट ईयर ये फीफा वर्ल्ड कप जो है उसे भी एक तरीके से ऑर्गेनाइज़ करवाएगी, होस्ट करेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि स्पोर्टिंग वर्ल्ड में वो अपनी फुटप्रिंट रखना चाहती है, खुद को फैलाना चाहती है, और इसी बात पे वो मैनचेस्टर सिटी क्लब को भी आप कह सकते हैं एक्वायर करने वाली है। और इसके साथ साथ वो जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं दूसरी कंट्रीज़ के, उन्हें अपनी कंट्री का सिटीजनशिप भी देगी। तो एक काफ़ी अच्छा स्टेप कतार कंट्री के द्वारा भी लिया गया है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो भी कंट्री आप कह सकते हैं यहाँ पे ओलंपिक होस्ट करवाती है, तो वो खुद में एक काफ़ी बढ़िया कंट्री हो जाती है। उसके जो कल्चर होते हैं वो लोगों तक पहुँचते हैं, एक उसकी अच्छी इमेज बनती है इंटरनेशनल लेवल पे। इसके साथ साथ एक काफ़ी मैं बताऊं आपको, एक केस हुआ था जो कि वियतनाम के साथ हुआ था। वियतनाम को यहाँ पे एशियन गेम्स 2018 का जो एशियन गेम्स है उसे दिया गया था कि वो आप कह सकते हैं यहाँ पे होस्ट करे, लेकिन उसने मना कर दिया। यहाँ पे बताया जाता है कि उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी उनकी कंट्री की, वो इतने बड़ा आप कह सकते हैं यहाँ पे फाइनेंस नहीं कर पा रही थी। और इसके बाद इंडोनेशिया ने बहुत शॉर्ट नोटिस पर भी 2018 एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज करवा दिया था। ओके दोस्तों, जर्मनी जो है आपको पता है कि बिगेस्ट कंट्रीज़ है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं यूरोप में उनमें से एक कंट्री है। इसके साथ साथ जैसे ब्रिटेन और फ्रांस होगी, जो कि हर मतलब कह सकते हैं लास्ट डिकेड से काफ़ी बार इन्होंने ओलंपिक जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाया है। इसी तरीके जर्मनी भी चाहती है कि वो भी अब एक यहाँ पे कोई एक इवेंट जो है उसे ऑर्गेनाइज़ करवाए। तो दोस्तों आगे मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसे कौन से रिलेक्टेंस होते हैं जहाँ पे कई सारे क्वार्टर्स के अंदर कोई भी ओलंपिक होस्ट नहीं हो पाता है। ओके, उनके बारे में बता दूँ मैं आपको। रिलेक्टेंस का मतलब बता दूँ मैं आपको, अनिच्छुक होता है, मतलब कि जो मन ना हो जिसका करने का उस हिसाब से। तो दोस्तों लेकिन उससे पहले एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि टोक्यो जो ओलंपिक्स हुआ है ये अब तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ओलंपिक था, और इसके साथ साथ ये 1 साल डिले भी हुआ था। मैं बता दूं आपको क्या वजह रही थी जिस वजह से यहाँ पे ओलंपिक जो है इतना महंगा पड़ा इन्हें। देखिए, जो भी ओरिजिनल बजट लाया गया था वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं क्रॉस हो गया था, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो फॉरेन विजिटर्स थे, जो देखने वाले लोग थे, जो जनता थी, जो ऑडियंस थी, वो भी नहीं आई थी। तो जो उनका रेवेन्यू होने वाला होता है जो भी उस वेन्यू से, वो हुआ नहीं था इस बार। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि 2016 के अंदर जो रियो गेम्स हुए थे वहाँ पे भी जो आप कह सकते हैं जीका वायरस की वजह से, जो आप मान सकते हैं उसे काफ़ी सारे कंसर्न रहे थे जीका वायरस से, क्योंकि आप लोग को पता है कि ग्रीस सफ़र कर रहा था इकोनॉमिक इफेक्ट से जब उसने होस्ट करा था 2004 वाला ओलंपिक्स, और अब तक वो सफ़र कर रहा है ग्रीस। एक बार उसने ओलंपिक होस्ट करवाया था और इसके बाद भी यहाँ पे आप मान सकते हैं कि वो सफ़र कर रहा है। इसके साथ साथ मैं बता दूं यहाँ पे जब टोक्यो चालू ही होने वाला था, टोक्यो गेम्स, टोक्यो ओलंपिक, तो उस टाइम पे जो जापानीज़ पॉपुलेशन है उसने काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं विद्रोह करा था इसका, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोरोना वायरस स्प्रेड हो जाए उनकी कंट्री में। बाहर देशों से आप कह सकते हैं, मान लीजिए बहुत सारे देशों से यहाँ पे लोग आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, उनकी पूरी टीम होती है, स्टाफ होता है, तो ऐसा ना हो कि जापान में दोबारा से एक कहर आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना वायरस बहुत बुरी तरीके से फैल रहा था। तो उस चीज़ को भी यहाँ पे जापानीज़ पॉपुलेशन ने काफ़ी ज़्यादा विरोध अगेंस्ट रहे थे इसकी होस्टिंग के, लेकिन बावजूद उसके ये हुआ था। मैं बता दूं आपको यहाँ पे जो इसकी बिडिंग प्रोसेस होती है, जो इसकी लॉबिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टास्क होता है किसी भी कंट्री के लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी सिटीज़ होती हैं जो कि इन्हें काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं उनके लेगेसी के थ्रू पे, क्योंकि जब भी एक इतने बड़े ह्यूज गेम होती हैं तो इसके लिए एक तो पहली बात पैसा बहुत लगता है, दूसरी बात यहाँ पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता है, जो इनका वेन्यू सेटअप होता है, वो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो एक तरीके से किसी भी कंट्री में अगर ओलंपिक होता है, क्योंकि आप लोग को पता है यहाँ पे एक छोटी सी विलेज बनाई जाती है, ओलंपिक विलेज होती है, उस विलेज के अंदर ही ये सारे काम कराए जाते हैं। तो यहाँ पे किसी भी कंट्री को अगर ओलंपिक ऑर्गेनाइज़ करवाना होता है तो उसे लॉन्ग टर्म में ये बातें सोचनी पड़ती हैं कि कहीं उनकी जो कंट्री है उस पर इसका बर्डन ना पड़े, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ना आए, इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल उन्हें जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को ना मिले, क्योंकि पैसा बहुत खर्च होता है। आगे दोस्तों आपको बताता हूँ मैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इच्छुक रहती हैं, जिनके मन में रहता है कि वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाएं इस तरीके के गेम्स को। देखिए फ़ायदा क्या होता है, पहले फ़ायदे का मैं बता दूँ मैं आपको। कोई भी कंट्री जो इस तरह के गेम्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाती है, पहली बात तो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी अवेयरनेस फैल जाती है लोगों में, उसका ग्लैमर पहुँच जाता है लोगों तक, साथ ही साथ उसकी प्रेस्टीज एसोसिएट रहती है जो भी वो गेम करवा रही है। जैसा कि आप लोग को पता है यहाँ पे कि चाइना जो है, जब चाइना ने 2008 का बीजिंग ओलंपिक्स करवाया था, तब यहाँ पे उसने शोकेस करा था अपनी खुद को ग्लोबल पावर एज अ, ओके, क्योंकि काफ़ी उन्होंने भी पैसा खर्च करा था, अच्छी खासी उनकी यहाँ पे जो शो ऑफ वाली बात होती है वो भी रखी थी उन्होंने। तो इसी वजह से यहाँ पे भी इंडिया चाहती है कि वो भी इस तरह की कुछ
इवेंट करवाए, जहाँ पे उसको भी आप कह सकते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे और ज़्यादा यहाँ पे मान्यता मिले। अभी आपको पता है कि जिस तरीके से देश हमारा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आगे भी अगर कुछ ऐसे इवेंट होते हैं हमारे देश के अंदर तो इसे और अच्छा बनाया जा सकता है। ओके दोस्तों, लेकिन वही बात है कि हमारा देश इस कंडीशन में होना चाहिए कि वो इस तरीके के जो बड़े गेम्स होते हैं जहाँ पे पैसा ज़्यादा लगता है तो उसे संभाल सके। काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जैसे ब्रिटेन होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, उन कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे इस तरीके के जो गेम होते हैं ये कैटलिस्ट की तरह काम आते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पोर्टिंग और जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनकी डेवलपमेंट में काफ़ी मदद मिलती है। तो उनके लिए ये काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ भी देखने को मिलती है हमें। अभी बात करते हैं जो काफ़ी सारे मेजर इवेंट्स होते हैं उनका सिनेरियो क्या चल रहा है वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे लोगों का क्या मानना है, जो अगले इवेंट्स आने वाले हैं उनका क्या मानना है। ओके, यहाँ बता दूं मैं आपको, अभी ओलंपिक्स के बाद एशियन गेम्स होंगे, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। ये दोनों ही यहाँ पे आप मान सकते हैं एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, और दोनों ही काफ़ी आप कह सकते हैं उन्हें होस्ट करना टफ रहता है हर एक कंट्री के लिए। एक बात अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वियतनाम ने एक्सप्रेस करा था कि वो 2018 का जो एशियन गेम्स है उसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बता रहा था उसके लिए इकोनॉमिक रिसेशन आ रहे हैं और वो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है इस वजह से। और फिर उसी के बाद यहाँ पे जो 2022 का एडिशन होने वाला है वो चाइना सिटी में होगा, हैंगजुआ नाम है जिसका, जो कि अकेला बिडर था उस टाइम। बताइए, बहुत कभी कभार होता है ऐसा कि वो अकेले बिडर होते हैं, कोई और बिड करने के लिए तैयार ही नहीं था। ओके, इसके साथ साथ 2026 वाला जो है यहाँ पे आपका जापान में होगा, दोहा रियाद में। आपके जो अगले दो होने वाले हैं 2030 में, 2034 के अंदर, ये दोनों ही मतलब आप मान सकते हैं एक ही जगह पे यहाँ पे डुअल होस्ट सिटी सॉल्यूशन रहेंगे, दोहा और रियाद दोनों ही। और जब भी ऐसे कोई गेम्स होते हैं यहाँ पे, हर तरीके के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आप कह सकते हैं यहाँ पे एक ही तरीके के यहाँ पे प्रीडिसमेंट मिलते हैं हमें देखने को। तो इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम रह जाती है कई कंट्रीज़ के लिए जिनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना बढ़िया नहीं रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है इस तरीके के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना। आगे बात करें अगर दरबान के बारे में, तो उसे अवार्ड करा गया था कि उसने 2022 के जो इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे वो करवाएगा वो। ओके, और उसने भी यहाँ पे बताया कि वो भी इस एबिलिटी में नहीं है, मतलब इस कंडीशन में नहीं है कि वो कोई भी अपनी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कर सके, तो वहाँ से भी कैंसिल हुआ। ओके दोस्तों, तो काफ़ी सारे ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी बताऊँ मैं आपको, जैसे कि होस्ट सिटी जो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है उसकी डेडलाइंस भी पास हो चुकी है, अभी कुछ दिनों में अनाउंस हो जाएगा कि कहाँ पे होगा, तो वो बातें भी हमें देखने को मिल जाएगी। अब देखते हैं कि क्या तरीका रहा है और क्या होने वाला है आगे उसके बारे में। देखिए, आईओसी जो है वो करवाएगी। अब इतनी सारी कंट्रीज़ यहाँ पे अगर अपना यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रही है तो उसे भी कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। कुछ वो बिडिंग जब प्रोसेस रखेगी तो उस टाइम पे जो भी हमें बात देखने को मिलेगी वो मिलेगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये बताया जाता है कि जितने भी नंबर ऑफ़ इवेंट्स होते हैं या फिर जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सब ओलंपिक के ही कंट्रोल कॉस्ट में आते हैं, स्केल ऑफ गेम्स में आते हैं, और उनको अपना जो बजट रहता है वो चेक रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप जो होती है वो थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट होती है उनके। इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी हमें देखने को मिलती है कि जब भी कोई ओलंपिक हो या फिर कोई मेजर इवेंट्स हो रहा हो उस टाइम पे किसी कंट्री पे ऐसा ना हो कि उस पर फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल बर्डन हमें मिल जाए, तो वहाँ भी उन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि किसी कंट्री पे ऐसे थोप ना दिया जाए। ओके, और इसके साथ साथ मैं बता दूँ, जब भी ऐसे कोई गेम होते हैं तो कोई भी जो नाइबर कंट्रीज़ होती है उसे साथ में मिलकर इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, तभी जाके एक अच्छा माहौल पैदा होगा, पूरे दुनिया में ही एक अच्छा मैसेज जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये थी पूरी आज की वीडियो। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आगे भी अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।